अब शो रही है स्क्रीन? यस मैम। हाँ जी, तो पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। तो जो फर्स्ट इन्होंने दिया है वो है डेवलपमेंट। पहले हम ये टॉपिक समझ लेते हैं कि पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट होता क्या है। पीपल मीन्स व्हाट? पीपल मीन्स रिलेटेड टू अस, राइट? वी आर द पीपल, ह्यूमन बीइंग्स। और डेवलपमेंट, अब हम जो ह्यूमन है या जो भी स्पीसीज हैं, वो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगी और आगे बढ़ेंगी। उसमें सबसे पहला नंबर ह्यूमन का ही आता है, क्योंकि इसमें क्या है, बुद्धि भी दी हुई है। तो बुद्धि से हमने हमेशा इवॉल्व किया है, राइट? बहुत बहुत सारी चीजें इन्वेंट की है, डिस्कवर की हैं, और हम आगे बढ़े। अब इस डेवलपमेंट में हमने किन किन चीजों का यूज किया है, तो उसके लिए ये है कि हमने सबसे पहले इन्वायरमेंट का यूज किया है। हमारे सर्वाइवल के लिए इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। अब आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से क्या मतलब निकलता है, क्या समझते हैं आप इन्वायरमेंट से? एनीबडी कैन से? हिंदी में इसको पर्यावरण। हमारे हमारे आसपास के माहौल, परिवेश, जो भी चीजें होती है, सारी चीजें आ यस जाएगी। यस यस, एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड से ही बना है एनवायरन। इसका मतलब होता है सराउंडिंग। हमारे आसपास का क्या सराउंडिंग है, किस किस में हम रहते हैं, उस सराउंडिंग का हमारे पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को देख करके कि नहीं, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, शायद इनका जो बॉर्न ब्रॉट अप है वो बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सराउंडिंग, जिसके आसपास, जो हमारे आसपास है, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स। ठीक है, किसी भी स्पीसीज के आसपास जो भी चीजें होती हैं वो उसको अफेक्ट करती हैं, ये भी हमें पता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है, ये इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन ओनली, कि आदमी ने, इंसान जब से इवॉल्व हुआ, पहले कुछ और स्पीसीज में था, धीरे 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 इवॉल्व होते हुए आज हम इस पोस्चर में रहते हैं। हमारे दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, और जो भी आप पोस्चर देख रहे हो, शुरू से मिलियंस बिलियंस ऑफ इयर्स पहले से हम ऐसे रहे होंगे, ऐसा नहीं। हमने अपने आप को इवॉल्व किया है, हमने अपने आप को एक तरह से डेवलप किया है। ठीक है, तो वो जो डेवलपमेंट है, वो उसका मतलब, जो ये सेकेंड वर्ड है, पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए हमने किसको यूज किया है? एनवायरनमेंट को, क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से कोई भी स्पीसीज जो है वो डेवलप होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है, तो अब हमने क्या यूज किया? एनवायरनमेंट को यूज किया अपने डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ जो पहला टॉपिक ये है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और इसमें है मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये तो अभी कुछ सालों पहले ये गोल्स बनाए गए, यूएनओ और यूनेस्को के मल्टी, जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए, तो ये उसके बारे में है। लेकिन उसके पहले ये है तो एनवायरनमेंट के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट के अलावा भी, मतलब जो सोशली रिलेटेड इश्यूज हैं, इकोनॉमिकल रिलेटेड इश्यूज हैं, है ना, वो सब चीजें हैं इसमें। लेकिन इनमें एनवायरनमेंट भी है, इसीलिए ये गोल्स आपको पढ़ने हैं। इसके पहले जो हमको पढ़ना है वो ये सारी चीजें कौन कौन सी हैं? ह्यूमन एंड डेवलपमेंट, सॉरी, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब क्या है? ह्यूमन जो है वो एनवायरनमेंट के साथ में कैसे म्यूचुअली एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है ना, वो जरूरी भी है अपने अपने को सरवाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। तो वो जो इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन, है ना। इसको और अच्छे से यदि आप पढ़ना चाहें या समझना चाहें, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब ये है कि इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन ओरिजिन, its generation, its development in the influence of human activity on nature। मतलब नेचर के करस्पॉन्डिंग, नेचर की हेल्प से, नेचर के अकॉर्डिंग
जो हमने एक्टिविटीज करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। अब आप अपने डेवलपमेंट के लिए, आप अपने यूज के लिए, या आपको जो जरूरतें हैं ना, नेसेसिटीज जो हैं, जरूरतों के लिए आप एनवायरनमेंट को या अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीजें अवेलेबल हैं उसको आप यूज कर रहे हो। तो यदि आप किसी चीज को यूज करते हो तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा एनवायरनमेंट पे, देयर इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, ये हमने पढ़ना है। फिर अब यदि आप किसी चीज को यूज करते हो तो उसका इफेक्ट उस पर पड़ेगा, तो क्या क्या इश्यूज जनरेट होते हैं, है ना, उसको कहेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज। अब इन्वायरमेंटल इश्यूज लोकल भी हो सकते हैं। लोकल मतलब जहां आप रह रहे हो, आसपास का कुछ मीटर्स, कुछ किलोमीटर्स का एरिया। रीजन कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स या मोर देन 100 ऑफ किलोमीटर्स, एंड उसके बाद में है ग्लोबली। तो ये जो चीजें हैं, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं, लोकली भी अफेक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन को भी अफेक्ट करते हैं, और पूरे वर्ल्ड को भी कुछ चीजें अफेक्ट करती हैं, धीरे 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 मिला के। क्योंकि जो हमारा अर्थ है ये बिलियंस ऑफ बिलियन ईयर ओल्ड है। हम इवॉल्व हुए हैं, हमने बहुत साल साल लगाए, मिलियंस ऑफ ईयर्स, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हम लोगों ने काफी कुछ चीजें सीख ली हैं, और पिछले 1000 साल में हमने काफी कुछ चीजें जानी, पहचानी, और बहुत सारी चीजें इन्वेंट की, डिस्कवर की। तो धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ी, उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो उसका यूज है, वो भी बढ़ा। तो ग्लोबली भी इसने अफेक्ट किया है। ठीक है, अब आता है इसमें कि ये जो हम यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद में हम क्या चीज नहीं कर रहे हैं या ओवर यूज कर रहे हैं, तो क्या चीज हार्म हो रही है उस एनवायरनमेंट में, वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे कि उसमें एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, वेस्ट जो जनरेट होता है, क्योंकि हम यूज करते हैं ना किसी चीज को, तो कोई ना कोई तरीके से वेस्ट भी निकलता है। कौन कौन से, सॉलिड है, लिक्विड है, बायोमेडिकल है, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पॉपुलेशन है, तो बहुत सारी चीजें वो यूज करते हैं, केमिकल्स होते हैं उसमें, वो सारी चीजें वेस्ट की तरह से भी डंप की जाती हैं। फिर हैजार्डस, बहुत सारे केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है वो खतरनाक भी होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, एयर में घुल जाते हैं, तो वो हमें हार्म करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम सब यूज करते हैं, और अब तो कुछ करीबन 15-20 सालों से तो ई वेस्ट भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया है, बहुत बड़ा एक तरह से हेडेक बन गया है कि हाउ टू यूज दोज वेस्ट, किस तरह से उसको जो है यूज करें या वेस्ट करें या डंप करें, कैसे उसको, मतलब ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी। अब इन वेस्ट के कारण क्लाइमेट में ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, या जो ये हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस, मतलब सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हम कैसे इसको रिजॉल्व करें, कैसे इसको समझें। ठीक है, ये वाला टॉपिक बताता है। फिर कौन से पॉल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन हेल्थ को खराब करते हैं। अब इसमें एक्चुअली इन्वायरमेंट का तो नुकसान हो रहा है, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट हमारे हेल्थ पे भी पड़ रहा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। हम जो ह्यूमन हैं, जो जिसको बुद्धिजीवी कहा जाता है, जो सबको संभाल सकता है। सी अदर एनिमल्स कांट थिंक अबाउट कि भाई हम ये चीज हम बुरी कर रहे हैं या ये चीज दूसरा कुछ कर रहा है, तो हम उसको कैसे संभाल लें। इट्स ओनली ह्यूमन जिसको अपने बारे में भी सोचना है, और जो सारी स्पीसीज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमको नेचुरली जो भी चीज मिली हुई है, उसको हम कैसे संभालें, कैसे हम इसको लास्ट करें कि हमारी आगे की जनरेशन भी उससे, मतलब उससे उनको कोई फर्क, मतलब गलत फर्क या उनको उससे कोई परेशानी ना हो, और वो अच्छी तरह से अच्छी हवा में, अच्छे पानी में सांस लें और उसको जिए। तो इसका इफेक्ट क्या है ये हम पढ़ेंगे। फिर है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, कौन कौन से हैं, तो सोलर है, विंड है, सॉइल है, हाइड्रो है, जियोथर्मल है, बायोमास है, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। इनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं
अपनी जो एनर्जी की जो हमारी डिमांड्स हैं उसको पूरी करने के लिए। फिर है नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। अब ये कुछ एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, नेचुरल हैं, उनमें या ये सब चीजें कम होती हैं, लेकिन कुछ जो है वो हैं तो ठीक कि हम कर सकते हैं, पोल्यूशन भी कम होती है, लेकिन डिजास्टर्स जो है, नेचुरल डिजास्टर्स, उनको हम कैसे वो करें, तो वो इसमें पढ़ेंगे। मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, मतलब उनको किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हम बीच बीच में सुनते रहते हैं कहीं पे स्लाइड हो गई, कहीं फ्लड आ गया, कहीं सुनामी आ गई, तो ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं। इन पे हमारा कोई वो नहीं बनता कि हम इसको रोक दें, लेकिन ये हो क्यों रहे हैं इसके बारे में रिसर्च की जा सकती है कि क्या रीजन है। ये नेचुरल डिजास्टर्स तो होते रहे हैं, लाइक पहले भी की भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले भी ये सब चीजें होती रहती थी, लेकिन अभी कुछ शायद या तो हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है वो इतनी वो है कि हमें फट से चीजें हर जगह की पता चल जाती हैं, तो हमें लगता है कि बहुत हो रही होंगी, लेकिन वास्तव में कोई ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर्स ज्यादा होते हैं या ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, ये इस टॉपिक में है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब इतना सब कुछ हो गया, इतनी स्टडीज हो गई, रिसर्च हो गई, तो उसके बाद में इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्रीज ने साथ में आए और इन्होंने कुछ एक्ट बनाए जिसको कि फॉलो करना या उसको फॉलो करने के लिए क्या क्या वो इंटरनली या नेशनली कर सकते हैं, उसके लिए एग्रीमेंट्स हुए। तो ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो इंडिया ने बनाया, इंटरनेशनली कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए, मॉन्ट्रियल, रियो, है ना, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स मतलब कि करेंटली अभी क्या क्या और हो रहा है ना, करेंटली क्या क्या मतलब नेशनली, ये नेशनली ज्यादा आएगा क्योंकि इंटरनेशनली कौन सी कंट्रीज कब क्या कर रही है उतना पता नहीं होता, लेकिन हमारी कंट्रीज गवर्नमेंट ने कब रिसेंटली या कुछ मंथ्स में या कुछ रिसेंट ईयर्स में क्या क्या काम किए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो हम अपना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट, तो हमें पढ़ना है, लेकिन किसका एनवायरनमेंट पढ़ना है, हमें अर्थ का एनवायरनमेंट पढ़ना है क्योंकि हम अर्थ में ही रहते हैं। दिस इज द ओनली प्लेनेट जहां अभी तक सोलर सिस्टम का जहां पर की लाइफ है। ठीक है, अब कितना एज होगा तो रफली बताया जाता है कि इट्स अबाउट 4 to 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, इतनी पुरानी है ये धरती। और इसमें भी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ कहा जाता था कि सी वाटर था, है ना, ये माउंटेन्स और ये सारी जो है वो पानी से ही ढके हुए थे। धीरे धीरे जो है वो पानी नीचे उतरा और लैंड कॉन्टिनेंट्स बने बड़े बड़े। ठीक है, तो हमें पता है कि अर्थ जो है वो थर्ड प्लेनेट है ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। फर्स्ट टू कौन से हैं, एनीबडी? मरकरी, वीनस। और अर्थ के बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। मार्स, ओके, जुपिटर। यस, लेकिन लाइफ अभी तक यही कहा जाता है कि अर्थ पे ही एग्जिस्ट करती है, दिस इज द ओनली प्लेनेट। अच्छा, इसमें क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसमें कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं जो हमें चाहिए। कौन कौन सी चाहिए, हमें हवा चाहिए, हमें पानी चाहिए और कुछ फूड भी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में लिक्विड वाटर है, बाकी जगह भी हो सकता है कि स्नो जमी हुई हो या मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन नोबडी नोज, अभी कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि भाई हम श्योरिटी के साथ कह सकें कि भाई लाइफ कहीं और एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस हैं बहुत सारी स्पीसीज के लिए, तो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और हर जगह करती है, मतलब कि वाटर में भी करती है, अर्थ पे भी, मतलब जो हम कहते हैं कि लैंड है वहां पर भी करती है, और जो बर्ड्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एयर में भी रहते हैं। तो हर जगह पे ये
लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब इसके जो आसपास का जो एरिया है ना, जो सराउंडेड बाय दिस प्लैनेट, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इसके आसपास जो हमारी अर्थ है, इसके आसपास क्या क्या चीजें हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखती हैं, कुछ हमें नहीं दिखती हैं। तो गैसेस जो हैं वो एक एनवेलप की तरह इसको पूरी तरह चारों तरफ से ढके हुए हैं। द गैसेस दैट एनवेलप एंड सराउंड द अर्थ मेक अप आवर एटमॉस्फेयर। और बिना एटमॉस्फेयर की लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती है। ठीक है, अब इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें से ये हमें प्रोटेक्ट करता है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ये हम आगे पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स होती हैं जो हमें यूवी रेस से, क्योंकि सन जो है उसमें इसका भी एक पूरी एक फ्रीक्वेंसी है, बहुत सारी रेज, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की रेज ये एमिट आउट करता है। अब क्योंकि थर्ड प्लेनेट है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, तो बहुत सारी रेज जो हैं वो अर्थ की तरफ आती हैं। लेकिन सारी जो सनलाइट की सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए या स्पीसीज के लिए बहुत हेल्दी, बहुत हेल्पफुल नहीं होती है। कुछ चीजें हमें नहीं चाहिए, तो कुछ जो लेयर है ऊपर वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं वापस जो स्पेस है उसमें। तो इस वजह से हम बचे हुए हैं। ठीक है, तो वो लेयर भी एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आएगी। बैलेंसेस द ग्लोबल टेम्परेचर ऑन द अर्थ। यदि वो लेयर ना हो और सारा का सारा रेडिएशन सन का अर्थ पे आ जाए तो इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो इसको एक तरह से इसका जो टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए वो एटमॉस्फेरिक लेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अब इनमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? तो जनरली ज्यादा कंडीशन में, ज्यादा परसेंटेज में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स भी होते हैं, क्योंकि नीचे क्या है, पानी है बहुत, अराउंड 70, नॉट 70, इट्स मोर देन 70-80% वाटर ही है। तो अब उसमें वाटर वेपर्स भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और ओजोन लेयर जो है, जिसको जो ऊपर की लेयर होती है वो उसको हम कहते हैं ओजोन लेयर, जिसमें कि जो ये यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करती है। तो इसमें भी कुछ गैसेस होती हैं पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये जो लेयर्स हैं ये हमको एक एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन देती हैं। अब एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं इसको हम एक बार देख लेते हैं। अब इसमें जो क्लासिफिकेशन है लेयर्स का वो इस तरह से किया गया है कि 5 लेयर्स इसमें बताई गई हैं। पहला है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है जस्ट अबव द अर्थ, अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स एरिया जो है ऑल ओवर द स्फीयर, वो होता है ट्रोपोस्फियर का। स्ट्रेटोस्फियर जो है वो उसके ऊपर 40 किलोमीटर्स to 50 किलोमीटर्स, ऐसे एज अ पर्टिकुलर आप कहो तो ये एक रेंज है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि 10 ही होगा या 40 होगा, मे बी 40 to 50, 50 to 80 इस तरह से है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको ये लेयर्स का नाम याद रखना है। ठीक है, और सबसे पहले कौन सी है, और रफली रेंज याद रखना है कि 10 to 15 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मीजोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है, और फिर एक्सोस्फियर है। अब इसका हर लेयर का अपना एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर लेयर जो है वो सबसे ज्यादा डेंस लेयर है, क्योंकि इसमें सारी चीजें, सारी जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारी गैसेस होती हैं। इसके अलावा वाटर वेपर्स जो हमने पढ़े वो होते हैं, और जो भी एमिशन हम ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज से होते हैं वो सारे एमिशन इसमें होते हैं। जो वेदर कंडीशन होती है हमारे अर्थ के आसपास या पर्टिकुलर रीजन की, वो भी यही लेयर गवर्न करती है, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर जो है सेकेंड लेयर है, ये मैक्सिमम यूवी रेस को एब्सॉर्ब करती है। तो जो हमारी ओजोन लेयर है वो भी यही होती है स्ट्रेटोस्फियर में। फिर है मीजोस्फियर।
मीजोस्फीयर आप कह लो कि 50 to 80 किलोमीटर्स जो है ये अबव द अर्थ, अबव द ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाला 50 किलोमीटर्स, वो मीजोस्फीयर। ये जो मीजोस्फीयर है ये हमें मीटियोराइट्स से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि हमें पता है कि आसपास जो है क्योंकि एक सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनके सैटेलाइट्स हैं, इसके अलावा जो ऊपर है वो स्टार्स हैं। तो कभी कभी इनका कुछ कुछ टूटते भी रहते हैं। अब वो टूटते रहते हैं क्योंकि हमारे अर्थ के पास में भी एक ग्रेविटेशन पूल है, तो कई बार वो टुकड़े यहाँ भी आ जाते हैं। तो कुछ तो वहीं घूमते रहते हैं और कुछ कभी उनके फोर्स पे या उनकी जो कहना चाहिए कि उनका वेट और मास और जो भी है उससे अंदर भी आ जाते हैं हमारे लेयर के अंदर भी। तो यहाँ पे वो आकर के बर्न आउट हो जाते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो इसलिए इट प्रोटेक्ट्स, मीजोस्फीयर जो है वो मीटियोरॉइड से हमें बचाती है। फिर है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो है ये इसके ऊपर वाली लेयर को कहते हैं, जो कि 300 to 400 किलोमीटर्स तक रहती है। तो इस तरह से, और उसके ऊपर का जो एरिया है उसे हमने कहा है एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो ये हमारी लेयर हो गई है। इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली लेयर कौन सी है, दूसरी कौन सी है, ओजोन लेयर कहाँ होता है ना, और वेदर कंडीशंस किस पे डिपेंड करती हैं, ये सब चीजें आप इसमें जो हैं, जो चीजें आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं वो आप एक एक लाइन में नोट कर सकते हो साथ के साथ में। फिर आता है हाइड्रोस्फीयर। 3 जो है एटमॉस्फेयर का, ये हम बता देते हैं। एक है आपका एटमॉस्फेयर जिसमें एयर है, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर जो कि अर्थ पे है। ठीक है, सराउंडिंग नहीं है बल्कि ये अर्थ का ही पार्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो अब ये ओशन, जैसा जो पानी है हमारे अर्थ में, उसका 97% ऑफ वाटर जो है वो कहाँ पर है, ओशनिक वाटर है, ये सॉल्टी वाटर है ये। और जो 3% वाटर है, उस 3% वाटर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस 3% का भी जो 77% ऑफ वाटर है वो आइस कैप्स में है, ग्लेशियर्स में है एंड इनलैंड सीज में है। इनलैंड सी मतलब ये ओशन बहुत बड़े होते हैं, और जो सी है वो इससे छोटी होती है। जैसे ये इसके आसपास, जैसे हमारे पास में जो है अरेबियन सी है ना, इस तरफ, तो वो छोटी होगी और नीचे जाकर के वो जो है इंडस जो ओशन है उसमें, हिंद महासागर जिसे हम कहते हैं, उसमें मिल जाता है। तो और ग्लेशियर्स जो ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, दोनों तरफ जो पोल्स हैं उसमें सारा आइस ही आइस है, तो उसमें है। तो 77% जो है इस 3% का वो ग्लेशियर्स में है, सी में है। अब 77 के बाद कितना बचा, 23% बचा। तो 22% जो है वो है ग्राउंड वाटर, मतलब जमीन के अंदर वाला पानी, और 1% जो है वो दूसरा पानी है। कौन सा पानी है, आप इस 1% का एटमॉस्फेरिक सॉइल मॉइस्चर जो है वो नियर अबाउट 39% है, और लेक्स का 61% है। किसका, ये जो 1% बचा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये। और रिवर्स में कितना है, लेस देन 0.4%, जो कि हम पीने के लिए या बाकी काम के लिए यूज करते हैं। लेक्स का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन रिवर वाटर जो है इट इज लेस देन 0.4%। उसके बाद में जो तीसरी चीज आती है एनवायरनमेंट में, जो मेन चीज है वो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मैम मतलब, एक बार वो हाँ पीछे का दिखाएंगे, अब एक बार वो जो आपने डाटा दिखाया था 1% जो अदर बताया था आपने। हाँ, ये लीजिए। रिवर लेस देन 4% है मैम, ये 0.4 है ये। 0.4 है, 0.4 है। देखो ना आप, 61 और 39 कितने हो गए, ठीक है मैम। हाँ। फिर आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का क्या मतलब है, लिथोस्फीयर कहते हैं अपर क्रस्ट को, ऊपर वाला जो कवरिंग होती है ना अर्थ की, इसको कहा गया है लिथोस्फीयर।
तो लिथोस्फीयर, अब ये जो लिथोस्फीयर है इसमें सारा जो अर्थ का जो अपर लेयर है सॉलिड है ना, सॉइल वाला लेयर, उसको कंसिडर किया है, चाहे वो ओशन के नीचे हो, चाहे वो माउंटेन्स के नीचे हो, ठीक है, इसको हमने कहा है लिथोस्फीयर। समझ में आ गया लिथोस्फीयर का क्या मतलब है? इट कंप्राइजेस द अर्थ क्रस्ट एंड पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। अपर मेंटल का मतलब है अपर कवरिंग जो है ना अर्थ की, वो सॉलिड पार्ट, मतलब यदि ये पानी के नीचे भी है तो इसको जो ऊपर वाला जो एरिया है पानी के जस्ट बाद वाला, उसको हम लिथोस्फीयर कहेंगे। फिर है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में क्या चीज होती है भाई? बायोस्फीयर वो चीज है जिसमें ये सारी ही चीजें हो और जहां लाइफ एग्जिस्ट करे। लाइफ एग्जिस्ट कहाँ करेगी? ह्यूमन लाइफ यदि हम बोले तो ह्यूमन लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करेगी? जहां पर पे लिथोस्फीयर भी हो, हाइड्रोस्फीयर भी हो और एटमॉस्फेयर भी हो। तीनों चीजें जहां पर हो वहां लाइफ एग्जिस्ट करती है और उसी को कहा जाता है बायोस्फीयर। ठीक है, द रीजन्स इन विच द लाइफ कैन एग्जिस्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। इसको भी थोड़ा सा याद कर लेंगे कि बायोस्फीयर क्या चीज है। बायोस्फीयर में ये तीनों चीजें आती हैं। जहां पे ये तीनों चीजें होती हैं, एयर भी हो, वाटर भी हो और लैंड भी हो, सॉइल भी हो, रॉक्स एंड सेडिमेंट्स। इसको वैसे लिथो का मतलब रॉक्स एंड सेडिमेंट्स है, सॉलिड जो क्रस्ट है उसका, उससे इसका मतलब निकलता है। तो ये तीनों चीजें जहां होगी वो होगा बायोस्फीयर। ठीक है, आया समझ में? अब हमें पढ़ना है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम, हर बायोस्फीयर, ये जो बायोस्फीयर समझ में आया आपको कि तीनों चीजें जहां पर होती हैं वहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब उस लाइफ का अलग अलग इकोसिस्टम होता है, राइट? तो यहां से ये वर्ड आता है इकोसिस्टम। तो हम चलते हैं अब इकोसिस्टम की ओर। अभी आप मुझे बता सकते हो कि इकोसिस्टम से अब आप क्या समझ में आ रहा है आपको इस पिक्चर को देख के? किसको हम इकोसिस्टम कहेंगे? कोई भी एक बता सकता है जो उनको समझ में आ रहा है। मैम जहाँ पे हर तरह के एनिमल स्पीशीज और पर्यावरण की सारी चीजें होती हैं और वो सब मिलकर एक साथ रहते हैं, उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। हाँ, मतलब आप ये कह सकते हो, क्योंकि देखो किसी भी लिविंग बीइंग का, किसी भी स्पीसीज का सर्वाइवल जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकता है। उसको किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करना पड़ेगा। कोई ना कोई चीज उसको फेवर करती है, कोई ना कोई चीज वो यूज करता है, तब वो जाके आगे बढ़ता है, तब वो जाके जिंदगी उसको मिलती है। सिर्फ कि मैं हूं और मैं ही सब कर लूंगा तो नहीं। किसी को एयर, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनको वाटर भी चाहिए, वाटर के साथ साथ में इनको ऑक्सीजन भी चाहिए, प्लस खाने के लिए कुछ और भी चाहिए। हर ऑर्गेनिज्म, हर स्पीसीज अपनी ही स्पीसीज को नहीं खा लेता है, उसको दूसरी चीजें भी चाहिए। तो ये जो इंटर रिलेशन है ना, जो इंटरेक्शन है बिटवीन ऑल द थिंग्स फिजिकली जो प्रेजेंट है वो, है ना, ये सब चीजों का जो एक इंटरेक्शन होता है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंसी है, वो मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इको मीन्स इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। ठीक है, तो उसको हम, और वैसे प्रॉपर वर्ड में यदि हम इसको समझें तो इसको कह सकते हैं प्रॉपर डेफिनेशन में कि इट इज अ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग विथ ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग फिजिकल एनवायरमेंट टू। जैसे कि एयर है या बाकी जो चीजें हैं वो तो नॉन लिविंग है ना, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है उन पे। तो बिना नॉन लिविंग थिंग्स के भी सर्वाइवल मुश्किल है। तो जो इंटरेक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का, और या जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका, उसको हम कहेंगे इकोसिस्टम। अब हर जगह का इकोसिस्टम अलग अलग होता है। जैसे कि वाटर का है तो वो एक अलग इकोसिस्टम फॉलो करेगा, है ना। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इंटरडिपेंडेंसी होगी, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट लाइफ का, वो जो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनका इकोसिस्टम, वो थोड़ा सा अलग होगा। तो इस तरह से अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं।
तो इकोसिस्टम को हम ये कह सकते हैं डिफाइन करने के लिए कि इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। सबसे बेसिक यूनिट जो है इकोसिस्टम वो है नेचर की, where living organisms interact with each other and also with the physical environment। जो भी आसपास जो भी सराउंडिंग चीजें हैं उनका भी उन पे असर पड़ेगा। जैसे कि जो जमीन में रहते हैं वो जमीन कैसी है, वो लैंड कैसा है, वो उसकी मिनरल कैपेसिटी कैसी है, क्या क्या कंटेंट है उसमें, उसके अकॉर्डिंगली जो है ऑर्गेनिजम्स वहां पे सरवाइव करेंगे। हर ऑर्गेनिज्म, हर स्पीसी, हर जगह नहीं हो सकती है। तो जहां वो होती है, जितना वो बैलेंस बना के चलती है अपने फिजिकल और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, लिविंग स्पीसीज के साथ, लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, तो वो उस तरह का इकोसिस्टम फॉर्म करती है। तो अब हमको समझ में आ गया कि इकोसिस्टम में कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग। तो उसको जो पर्टिकुलर जो पढ़ने की भाषा में हम कह लें, लिटरेचर में कह लें, तो वो दो टर्म है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट एंड फंक्शन एज अ यूनिट। तो इंटायर बायोस्फीयर जो है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक, एबायोटिक, उन सबको मिला करके हमने क्या बोला है, ग्लोबल इकोसिस्टम। ठीक है। अब इस ग्लोबल इकोसिस्टम का एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट स्पीसीज किस पे डिपेंडेंट है, कैसे वो ग्रो करती हैं, एक लेयर की तरह, एक पर्टिकुलर इसका एक हियरार्की है। तो डिफरेंट लेवल्स को हमने कहा है स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे फॉरेस्ट का। अब क्या सिर्फ फॉरेस्ट में सिर्फ टॉल ट्रीज ही होते हैं? नहीं। सिर्फ कैनोपीज ही होते हैं? नहीं। क्या सिर्फ शॉर्ट जो थोड़े छोटे ट्रीज होते हैं सिर्फ? नहीं। सिर्फ ग्रास ही होती है क्या? नहीं, उसमें मिक्सचर ही होता है एक तरह से। लेकिन हाँ, कई जगह ऐसा है कि ग्रास लैंड है बहुत बड़े बड़े। लेकिन जहाँ फॉरेस्ट हम बोलते हैं तो फॉरेस्ट का मतलब है कि कुछ ऊंचे पेड़, और पेड़ों के साथ साथ में उसके नीचे भी कुछ कैनोपी लेयर्स होती हैं, कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ बुशेस होते हैं, कुछ एकदम ग्राउंड लेवल पे ग्रास होती है, एल्गीज होती है जहाँ पे वाटर कंटेंट ज्यादा है वहां पर। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सब चीजों का एक लेयर बनती है, उसको हमने कहा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसको कहा है स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं बायोटिक एनिमल्स में क्या क्या, बायोटिक फैक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो बायोटिक फैक्टर में लिविंग बींग्स आते हैं। ये अभी मैंने बताया आपको कि बायोटिक फैक्टर इज एनी लिविंग पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट। अब उसमें आप छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बायोटिक फैक्टर में ही कंसिडर करेंगे। लार्जेस्ट एनिमल वो भी बायोटिक फैक्टर में ही आएगा। अब इसमें सारे जो एनिमल्स हैं, सारे जो भी डक्स हैं, जैसे इन्होंने एक तरह से एक्वेटिक एनिमल का एक्वेटिक इकोसिस्टम बताया है, तो डक्स भी हैं उसमें, फिश भी हैं उसके नीचे, जो है यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, इसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरियाज भी हैं। वो भी कई बार हेल्पफुल भी होते हैं और कई बार हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है। और बायोटिक फैक्टर भी यहाँ पर बताया गया है कौन कौन सी चीजें हैं जो लिविंग नहीं है, वो सारी ये बायोटिक फैक्टर्स हैं। उसमें सनलाइट आ गया, उसमें टेम्परेचर आ गया, उसमें सॉइल आ गया, सॉइल का कंपोजिशन आ गया, वाटर आ गया, वाटर में क्या पीएच है, सब जगह के वाटर का पीएच अलग अलग होता है ना। तो इस तरह से ये बायोटिक फैक्टर आ गया। इतना हमने कवर कर लिया। अब हम इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आज। चलिए, इकोसिस्टम हमने बता दिया क्या क्या है। अब इकोसिस्टम को 3 टाइप्स में इन्होंने डिवाइड किया है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब इट इज रिलेटेड टू लैंड, जहाँ पे वाटर ना हो ना, वाटर बॉडीज इसमें नहीं। तो ये फॉरेस्ट भी हो सकता है, ये ग्रासलैंड भी हो सकता है ना। जैसे ये फॉरेस्ट, लॉन्ग ट्रीज बताया, फिर ये कैनोपीज टाइप बताया, फिर ये श्रब्स, बुशेस, ग्रास, ये सब है। और ग्रास टाइप भी हो सकता है, ग्रासलैंड भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं अर्थ के ऊपर। और डेजर्ट भी हो सकता है जहाँ पर ये वेजिटेशन बिल्कुल जीरो हो। ठीक है, कुछ भी वेजिटेशन ना हो, उसको हम कहते हैं डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है
और हॉट डेजर्ट भी हो सकता है जहाँ पे सिर्फ सैंड होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इट अप्रोचेस अराउंड मोर देन 45 to 50 डिग्रीज तक भी जा सकता है, उससे ऊपर भी जाता है सहारा और उसमें तो। और कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है जहाँ जस्ट अपोजिट -50 -60 डिग्रीज भी जा सकता है। लेकिन इन दोनों एरियो में सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पे प्लांटेशन, वेजिटेशन, ग्रीनरी नहीं होती है, होती भी है तो बहुत बहुत कम होती है, प्लस पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, पानी नहीं होता। ठीक है, अब है एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब एक्वा मीन्स रिलेटेड टू वाटर। अब ये पॉन्ड भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, वेटलैंड भी हो सकता है और एस्चुरीज भी हो सकती है। एस्चुरीज का मतलब होता है कि जहाँ पर रिवर्स जो हैं वो ज्यादातर सी में ही मिल जाती हैं। तो जब ये फ्रेश वाटर, इसको हम कंसिडर करते हैं रिवर को फ्रेश वाटर, ये रनिंग वाटर होता है, ये जनरली या तो ये जमीन के अंदर से निकलती हैं रिवर्स या फिर ग्लेशियर से आती हैं। तो इसमें वैसे देखा जाए तो कुछ पॉल्यूशन नहीं होता है ना, पॉल्यूशन हम ह्यूमन वेस्ट और इन सब से हम उसको पॉल्यूट कर देते हैं, बाकी इसको फ्रेश वाटर कंसिडर किया जाता है, फुल्ली मिनरल वाटर कंसिडर किया जाता है। तो जब ये फ्रेश वाटर ये सलाइन वाटर से मिलता है तो एक वाटर बॉडी डेवलप होती है ना, उस वाटर बॉडी को कहते हैं एस्चुरीज। ठीक है, फिर है मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम क्या होगा, एक इकोसिस्टम हम बना लेते हैं कैसे, एक जैसे कि क्रॉप फील्ड, हम लोग को खाने पीने के लिए कुछ चीजें चाहिए जिसको कि हम उगाते हैं बड़ी प्रॉपरली अच्छी तरह से अरेंज करके फील्ड्स में। तो क्रॉप फील्ड्स जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, वाटर बॉडीज को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं, तो एक इकोसिस्टम हम बनाते हैं। और एक्वेरियम्स, एक्वेरियम्स मतलब छोटे नहीं, बड़े बड़े एक्वेरियम्स आपने देखे होंगे, यदि कहीं आप गए होंगे तो वहाँ बड़ी बड़ी फिशेस और एक पूरा इकोसिस्टम बना डालते हैं वो नीचे, उनके फेवरेबल कंडीशंस, अदरवाइज तो ये फिर एक्वेटिक एनिमल्स क्या होंगे, मर जाएंगे। तो उनकी फेवरेबल कंडीशंस को करने के लिए वैसा ही इकोसिस्टम उसके अंदर बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मैन मेड इकोसिस्टम। अब है एबायोटिक फैक्टर, हम कंटिन्यू करें या कल करें? हेलो, कर लेते हैं मैम, थोड़ा और आगे क्लास नहीं है आपकी? है मैम, क्विज है। नहीं, कितने बजे है? बस 2 बजे? यस मैम, चलेगा, फिर 15 मिनट्स चलेगा अभी। अच्छा ठीक है, तो एबायोटिक कंप्लीट कर लेते हैं आज। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स है ना। तो इकोसिस्टम के जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं लेकिन जरूरी हैं बहुत, वो कौन कौन से हैं, विंड है, सनलाइट है, सॉइल है, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है और वाटर है। ठीक है, वाटर को भी हम नॉन लिविंग बोलते हैं क्योंकि वाटर खुद में जीवन नहीं होता, वाटर में दूसरी स्पीसीज का जीवन होता है, वाटर इसेंशियल कंपोनेंट में आता है। तो ये हो गया हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें पता है कैसे पूरे अर्थ का बढ़ता है घटता है, टेम्परेचर आता कहाँ से है, तो भाई मून से, सन से आता है। ठीक है, मोस्ट इकोलॉजिकल रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो क्या है, टेम्परेचर है, सनलाइट है। ठीक है, अब जो टेम्परेचर है पूरे अर्थ का वो एक जैसा नहीं है, क्योंकि हर जगह हर अर्थ हमें पता है ना 23 डिग्रीज थोड़ा सा झुकी हुई है ना, एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं है, झुकी हुई है थोड़ी सी। तो इसलिए हर जगह का टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। और क्योंकि ये अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ, अपने तरफ तो अपने एक्सिस पे तो रोटेट करती ही करती है, लेकिन रोटेट करते करते सन के अराउंड भी रिवॉल्व होती है। तो जरूरी नहीं है कि वो जो एक्सिस है ना, एलिप्टिकल जो ऑर्बिट है इसका, वो हमेशा एक ही डिस्टेंस पे नहीं होता है, कभी वो सन के पास होता है, कभी वो सन से दूर होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन विच एरिया इज इनलाइटेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, इस पे और द डिस्टेंस
बिटवीन द अर्थ एंड सन। इन दोनों चीजों पे क्या डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिपेंड करता है। अब वैसे जनरली देखा जाए तो इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर मतलब जो मिड जो इमेजिनरी लाइन है ना, उसको हम इक्वेटर कहते हैं, मिडल ऑफ द अर्थ। अब ऑब्वियसली यदि वो झुकी हुई है तो सबसे ज्यादा सनलाइट कहाँ पड़ेगी? मिडिल एरिया में ही पड़ेगी, है ना। तो उस एरिया का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ अर्थ। और सबसे कम कहाँ होता है? तो पोल्स में होता है, वहां पे सनलाइट बहुत कम पड़ती है, तो वहां का टेम्परेचर जो है वो बहुत बहुत कम होता है, इसलिए लाइफ भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है। बहुत ही फ्यू स्पीसीज हैं जो वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। तो इसीलिए प्लेन एरिया जो है वो इक्वेटर के आसपास है, लाइफ भी ज्यादातर वो इक्वेटर के आसपास है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड्स टू, मतलब कि ग्रेटर देन 50% इन। तो डेजर्ट में 50 डिग्री से ज्यादा भी चला जाता है, इंडिया में बहुत कम जाता है, लेकिन जो डेजर्ट हैं, बड़े बड़े डेजर्ट हैं, वहां पर 50 से भी ज्यादा चला जाता है। एवरेज टेम्परेचर इन थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स एक्सीड्स 100 डिग्री। कई बार देखा होगा आपने कि अर्थ से जो पानी निकलता है नीचे से, वो उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि आप उसमें सब्जियां पका लेते हैं। कई जगहों पे यदि आप घूमते हो, इधर उधर कहीं जाते हो, तो बहुत जगह आपको ये हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगे, जहाँ पे लोग अपना जैसे राइस बना सकते हैं, पोटैटो बॉईल कर सकते हैं, तो वो मोर देन 100 डिग्री टेम्परेचर वहाँ का होता है। ठीक है। अब इस टेम्परेचर पे क्या क्या डिपेंडेंसी है? सभी चीजों की डिपेंडेंसी है कि वहां पर वेजिटेशन कैसा होगा, वहां की स्पीसीज कैसी होंगी। अब हर जगह हर चीज नहीं होती है। मैंगो एक पर्टिकुलर जगहों पे होगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर लैंड चाहिए, उसकी क्वालिटीज चाहिए। आप चाहो तो वो क्रिएट भी कर सकते हो, लेकिन टेम्परेचर को क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो नेचुरल है। आप अर्थ में, मिट्टी में चलो कुछ मैन्योर डाल दोगे, कुछ उसका कंपोजिशन चेंज कर दोगे, लेकिन आप टेम्परेचर को रेगुलेट करना ट्रीज के लिए, खासकर प्लांट्स के लिए तो हो जाता है, लेकिन ट्रीज के लिए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो जैसे मैंगो जो है वो हर जगह नहीं हो सकता है ना। अब ये जो स्नो लेपर्ड है, ये स्नो में ही रहेंगे। जो ये बड़ी बड़ी फिशेज हैं, ये रिवर में नहीं रह सकती, ये सी में ही रहेंगी। जो सी फिशेज हैं वो सी में रहेंगी। जो रिवर फिशेज हैं, जो कुछ चीजें जो फ्रेश वाटर की फिशेज हैं, वो वहां पे रहेंगी। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। फिर इस टेम्परेचर के बेस पे ही जो टेम्परेचर टॉलरेंस की कैपेसिटी जितनी होती है कि हम कितना, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज कितना टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है, बियर कर सकती है, उसके हिसाब से दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स बताए हैं। वो हैं यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल क्या होंगे? दे टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जैसे कि आप कह लो कि -50 से +50 हम ह्यूमन इतना टॉलरेट कर ही लेते हैं। लेकिन यदि आप -50 में चले जाओ तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा वो चाहिए आपको। लेकिन हाँ, ह्यूमन है वहां पर भी। ठीक है। ह्यूमन वहां पर भी है जहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ह्यूमन वहां पर भी है जहाँ -50 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम है। और उसके लिए कुछ, यदि आम इंसान को वहां जाना हो तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे वो वहां सरवाइव कर सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग से, कुछ है ना, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा करके वो वहां पे रह सकते हैं। तो जनरली ये कंसिडर करते हैं कि भाई मैमल्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। कुछ एनिमल्स उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ही सर्वाइव करते हैं। जैसे पैंगुइन्स हैं, पैंगुइन्स हमें यहाँ नजर नहीं आती, यदि यहाँ इनको लाना है तो वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम इनके लिए हमें बनाना पड़ेगा। रेप्टाइल्स जो होते हैं, इनको भी कंसिडर किया जाता है कोल्ड ब्लडेड हैं ये, तो ये हर जगह पे, हर उस पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये दो रेंज हैं, इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हो, बहुत मतलब डीप स्टडी की जरूरत नहीं है, दैट मच इज इनफ। फिर है वाटर।
सेकेंड जो फैक्टर है वो है वाटर। अब वाटर जो है वो भी, इसकी भी अवेलेबिलिटी जो है वो अलग अलग है, ठीक है, रीजन वाइज। तो उस रीजन पे किस तरह के स्पीसीज हैं, उनकी वाटर कंटेंट या वाटर बियरिंग कैपेसिटी या नीड ऑफ द वाटर जो है वो उसके अकॉर्डिंगली ही होता है। कुछ जो स्पीसीज हैं जो वाटर के आसपास ही रहती हैं वो बहुत कम वाटर पे सरवाइव नहीं कर पाएंगी, लेकिन जो डेजर्ट में रहते हैं वो कम वाटर में भी सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे इवॉल्व हो गए हैं उस चीज के लिए ना, वो चीज, उस चीज के लिए उन्होंने वो चीज अडाप्ट कर ली है, वो चीज उन्होंने अपने अंदर समा ली है कि भाई हाँ इस तरह से हमें रहना है। तो उनकी नीड जो है वो वैसी ही हो जाती है। जैसे आपने कैमल के बारे में सुना होगा कि वो डेजर्ट में जो कैमल रहते हैं या जो कैमल हमारे कोल्ड डेजर्ट में भी रहते हैं, उनकी भी जो वाटर इनटेक कैपेसिटी है वो उतनी ज्यादा नीड नहीं होती। वो एक साथ यदि अवेलेबल है पानी वो एक साथ पी लेते हैं और कई दिनों तक सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे डेजर्ट में जो लोग रहते हैं, जो ह्यूमन रहते हैं, उनकी भी जो मतलब नीड है वो उसके अकॉर्डिंगली होती है। वो कम पानी में सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन जो लोग रिवर के पास रहते हैं उनकी जो कंजम्पशन कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास इजीली अवेलेबल है, उनकी नीड भी वैसी ही हो जाती है। तो नीड के हिसाब से जो है ये चलता है। तो डेजर्ट ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशल अडेप्टेशन टू लिमिटेड वाटर एंड प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। अच्छा, जो प्लांट्स हैं जो पानी के पास होंगे प्लांट्स, उनकी वाटर जो कंटेंट है या जो उनको नीड है वो ज्यादा होगी। जो डेजर्ट के प्लांट हैं उन्हें वो कम पानी में भी सरवाइव कर जाते हैं, उन्हें उतनी जरूरत ही नहीं होती है, बल्कि यदि ज्यादा पानी डाल दोगे आप तो वो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वाटर क्वालिटी जो है ये अच्छा, इसमें एक और चीज है कि वाटर क्वालिटी कैसी हो, क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी पीएच वैल्यू क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। उसका सॉल्ट कंसेंट्रेशन क्या है, सलाइनिटी क्या है, इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो सी है ये सलाइन वाटर है, लगून्स है इसमें हाइपर सलाइन है, बहुत ज्यादा इसमें सॉल्ट कंटेंट है। तो जो यहाँ रहते हैं वो यहाँ नहीं रह पाएंगे, जो इस फ्रेश वाटर में रहते हैं, इनलैंड वाटर में रहते हैं, वो यहाँ नहीं रह पाएंगे, जो यहाँ रहते हैं वो यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं कि सॉल्ट कंसेंट्रेशन, वाटर क्वालिटी, पीएच वैल्यू, ये सब चीजें भी एक्वेटिक जो वाटर एनिमल्स हैं या स्पीसीज हैं उनको इस सब चीजों पे भी वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है लाइट। लाइट का भी वही सिनेरियो है कि हर जो स्पीसीज है, हर जो वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, जंगल्स हैं, इन सब की भी वाटर लाइट नीड अलग अलग होगी, ठीक है। कहीं पर बहुत तेज सनलाइट है और आपने एक छोटा नाजुक सा प्लांट या पौधा या ट्री लगा दिया और बहुत सनलाइट में लगा दिया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी तरह उल्टा भी हो सकता है। तो प्लांट्स नीड सनलाइट। अब सनलाइट क्यों जरूरी है भाई सब प्लांट्स के लिए, क्योंकि वहां उससे उनका फूड बनता है। फूड कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस से। फोटो का मतलब ही होता है लाइट। लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस करना, कुछ प्रोसेस करना, जिससे कि वो अपना फूड बना सके, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए। और स्मॉल फॉरेस्ट होते हैं, स्मॉल फॉरेस्ट जैसे जो प्लांट्स, जो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं। अब क्योंकि वो फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी होती है, लंबी लंबी होती हैं, और ये श्रब्स और हर्ब्स क्या आते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, नीचे होते हैं। तो इनकी जो लाइट इनको जो चाहिए वो कंपैरेटिवली कम चाहिए, क्योंकि मिलती ही नहीं है। तो उनकी जो अडेप्टेशन जो है वो उस हिसाब से है। तो दे नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस टू सर्वाइव, टू ग्रोथ, ठीक है। तो ये उस तरह से हो जाता है इसमें। अब अदर प्लांट्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस सभी को चाहिए। तो कुछ जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के अलावा एक ये वर्ड है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म का क्या मतलब है कि फोटो यानी कि लाइट के हिसाब से उनकी ग्रोथ होती है। लीव्स आएंगी, लीव्स के आने के बाद में बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स के आने के बाद में फ्लावरिंग होती है और फिर सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये सब सनलाइट पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स के लिए, बाकी सब ऐसे भी चलता रहता है।
लेकिन कुछ लोग कुछ प्लांट्स जो हैं वो पूरी तरह से सनलाइट पे डिपेंड करते हैं। मैनी एनिमल्स जो हैं वो भी सीजनल वेरिएशंस जो होते हैं, लाइट की इंटेंसिटी मैंने बताया आपको कि पूरे ऑल थ्रू ईयर एक जैसी नहीं होती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। तो कब कम है कब ज्यादा है, तो ज्यादा होगी तो हमें क्या करना है, कम होगी तो हमें क्या करना है, ये सारा जो सिस्टम है इनका, एनिमल्स का, बर्ड्स का, है ना, प्लांट्स का, ये उस इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए अब क्या क्या चीजें डिपेंड करती है, देखो ये फोरेजिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटिंग एक्टिविटीज, कि कब एक पर्टिकुलर सीजन होता है बर्ड्स का, एनिमल्स का, ब्रीडिंग सीजन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। हर समय हर चीज नहीं होती है, वो उस हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उनके पास कोई कैलेंडर नहीं है, उनके पास कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमें ये इस समय ये काम करना है। आपने देखा होगा बर्ड्स एक टाइम पे उठ जाते हैं, एक टाइम पे बर्ड्स की चर्पिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। तो वो सब किस हिसाब से करते हैं, वो सब सनलाइट के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो ये हम माइग्रेटरी एक्टिविटीज भी होती हैं। कुछ जो बर्ड्स हैं वो सनलाइट कितना इंटेंसिटी कितनी है, कैसी वो ग्रेजुअली कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, इसके हिसाब से वो आने वाले समय को समझ लेते हैं और उसके हिसाब से माइग्रेट कर जाते हैं, वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं टू सर्वाइव, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अब ये हमारे फेवर में नहीं आने वाला है, ये अनफेवरेबल होने वाला है। तो जहां फेवरेबल चीजें हैं वो वहां पर चले जाते हैं। उसके बाद में आता है लाइट, फिर सॉइल। हम कर लें कंप्लीट? कितना Yes, हो रहा है? हम कल कर रहे हैं। कल करेंगे, ठीक है। तो लाइट हमारा हो गया, थोड़ा सा और ये लाइट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब लाइट कहाँ से, लाइट का क्या मतलब है, सनलाइट से मतलब है हमारा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस वही है, वही हमारी लाइफ है, जिसको कि हमारे वेदों में भी कहा गया है ना, आत्मा कहा गया है, प्राण कहा गया है सूर्य को। तो उसी से लाइफ है, इसीलिए हम उसको देवता कंसिडर करते हैं ना, देवता का मतलब है देने वाला। तो उसने हमारे को जीवन दिया है, तो वो हमारे लिए एक सूर्य देव हो गए हैं, है ना। तो दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। ओशन में भी जो है अलग अलग लेयर पे अलग अलग स्पीसीज होते हैं डिपेंडिंग ऑन सनलाइट। सनलाइट अपर लेयर पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगी, मिडिल लेयर पे कम होगी, उसके डीप सी में चले जाएंगे और कम हो जाएगी, और जब बिल्कुल नीचे, डिपेंड करता है कि कितनी उसकी डेप्थ है। लोअर में कई बार क्या होता है कि इट्स अ टोटल डार्क, कुछ भी नहीं होता। कई बार आपने डाइवर्स को देखा होगा कोई मूवी में या किसी में, वो लाइट लगा के नीचे जाते हैं, ऑल्दो दे आर इन द डे लाइट में ही उन्होंने डाइव किया है, लेकिन नीचे बिल्कुल लाइट नहीं होती है, लेकिन लाइफ वहां पर भी होती है, ठीक है। तो इस लाइट के हिसाब से, सनलाइट के हिसाब से भी जीवन होता है इसके प्रेजेंस में भी, और कुछ स्पीसीज जो हैं वो इसके बहुत कम उनको चाहिए होता है, डीप सी में भी लाइफ होती है। अब हमें ये इन्होंने एक स्पेक्ट्रम बता दिया है, एक रफली, है ना। तो इसमें जो ये सनलाइट है उसमें ये सारी रेज होती हैं, वाई रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो विजिबल स्पेक्ट्रम ये हमें दिखता है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, और ये इससे ज्यादा जो लाइट्स हैं ये जनरली हार्मफुल होती है हमारे लिए, और ये भी जो है ये उतनी फेवरेबल तो नहीं है, लेकिन हम इनको यूज करते हैं अपने कहना चाहिए गैजेट्स के लिए या हमारे डेवलपमेंट के लिए, ये रेज हम यूज करते हैं, ठीक है। एक्सरेज भी हम यूज करते हैं, आपने सुना होगा कि जब हम एक्सरे कराना है हमको, मतलब बॉडी के अंदर क्या हो रहा है ये जानने के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया। अब बचता है सॉइल और इसका रिस्पांस, तो ये हम कल कर लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
मैम हिंदी में पीडीएफ मिलेगा इसका? हाँ मैम, हिंदी में ही चाहिएगा पीडीएफ तो। बिल्कुल इंग्लिश तो आती नहीं है मैम। नहीं जरा वो वो भी सही पेज के साथ। नहीं, ये पीडीएफ मैंने बनाया हुआ नहीं है, लेकिन जो मैं आपको ठीक बता है। रही हूँ ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, देखो मेन वर्ड्स जो हैं, यदि आप इसको इंग्लिश में ही देखें तो अच्छा रहेगा। वो ज्यादा हिंदी में ना प्रॉपर पर्यावरण और वो सब जो टर्म्स है ना, वो मुश्किल होंगी। मैं बोल तो हिंदी में ही रही हूँ, आप मेन टॉपिक, मेन पॉइंट्स आप नोट कर लो, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। बहुत ज्यादा इसके लिए ये सब करने की हाँ जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड सुन के तो